नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी यानी जो आपकी पुस्तक है उसका जो नागरिक शास्त्र है उसका पहला पाठ सत्ता की साझेदारी उसे लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम आज सत्ता की साझेदारी का चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम इस अध्याय के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका जो दो देश हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बारे में बच्चों, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो श्रीलंका है उसके अंदर जो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और बेल्जियम की साझेदारी के बारे में हम पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सत्ता की साझेदारी का जो रूप है उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर हम 5 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और पांचों क्या क्या पॉइंट हैं। नंबर 1, बेल्जियम और श्रीलंका जो दो देश हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। जो श्रीलंका है उसमें जो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। बेल्जियम की समझदारी के बारे में बात की जाएगी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है उसके बारे में बात की जाएगी और सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में बात की जाएगी। चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले क्या बात करते हैं देखते हैं। देखिए इसमें इसका परिचय देखते हैं। परिचय क्या है, आपने गत वर्ष मतलब पिछले साल कक्षा 9 के अंदर आपने इस चैप्टर के बारे में, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान के अंदर यानी नागरिक शास्त्र के जो आपको पढ़ाया था उसमें क्या है, गत वर्ष आरंभ की गई लोकतंत्र की उस यात्रा को हम प्रस्तुत सत्र में क्रमशः समझने जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो चीज़ हमने पिछले वर्ष पढ़ी थी उसे अब दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे, उसे पुनः प्रयास कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारा क्रम चालू हो जाए और वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। लोकतंत्र शब्द आया, इसमें क्या शब्द आया बच्चों, क्या है शब्द, लोकतंत्र, ठीक है बच्चों। लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में इसमें समझेंगे। लोगों द्वारा बनाया गया वो शासन, जनता द्वारा बनाया गया वो शासन यानी वो तंत्र क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। उस यात्रा को हम समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। गत वर्ष के अध्ययन कालीन सत्र में हमने जाना कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में समुचित शक्ति, संपूर्ण अधिकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं होते। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है जहाँ पर हम शासन प्रशासन को देखते हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो काफ़ी लोगों के हाथ में होता है। विधायिका है, कार्यपालिका है, नगर पालिका के मध्य सामंजस्य और समन्वय के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र क्रियाकलापों के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर ये पूरी प्रक्रिया कई जनों के हाथ में होती है, चाहे उसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है। आप कह लगे ये सारी चीजें पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी हैं। प्रथम 3 अध्यायों में सत्ता के विभाजन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो प्रथम 3 अध्याय हैं जिसमें हम सत्ता की साझेदारी है और फिर संघवाद है, उसके बाद लोकतंत्र की विविधता है। उन तीनों चैप्टर में हम केवल किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सत्ता के विभाजन के बारे में। आइए हम बेल्जियम एवं श्रीलंका के 2 सुप्रसिद्ध घटनाओं से आरंभ करते हैं। प्रस्तुत दोनों घटनाएं स्पष्ट करता है कि विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियां प्रस्तुत मांग के आधार पर की जाती हैं। इन घटनाओं के मध्य में हम लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन की आवश्यकता को सुगमता पूर्व समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त सत्ता विभाजन के अनेक रूप पर विशद व्याख्या की जाएगी। जो आपका चैप्टर है सत्ता विभाजन, सत्ता की साझेदारी, इसके ऊपर पूरी तरीके से बच्चों क्या किया जाएगा, इस पे पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी और इसकी पूरी व्याख्या यानी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बच्चों, आज सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 है श्रीलंका और बेल्जियम यानी बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप में स्थित, जैसा हम एशिया के द्वीप पर रहते हैं, भारत एशियाई द्वीप पे है,
ऐसे यूरोप में के अंदर जो यूरोप द्वीप है उसमें बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल, सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे, अगर आपको किताब में पेज में छोटा दिखाई दे रहा है तो कोशिश करेंगे कि आपको सुनाई पड़ रहा होगा, जिसमें क्षेत्रफल हमारे हरियाणा प्रांत से भी कम है, हरियाणा राज्य से भी कम है। किसका? बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग इसके सीमावर्ती देश हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका, ऐसे इसके भी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी आदि इनके पड़ोसी देश हैं। बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ अधिक है, अर्थात हरियाणा की जनसंख्या से लगभग आधी ही समझिए, यानी जो हरियाणा की जनसंख्या वो 2 करोड़ के आसपास है और हमारे इसकी बेल्जियम की संख्या कितनी है, यानी कहते हैं 1 करोड़ से कुछ अधिक ही है। लेकिन इस छोटे से देश में समाज की जाति ताना बाना बहुत जटिल तथा सघन है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या 59% भाग पेलिमिस क्षेत्र में निवास करता है। यहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में डच भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का बच्चों प्रयोग करते हैं? डच भाषा का। 40% लोग वेलिनिया क्षेत्र में निवास करते हैं तथा फ्रेंच भाषा को बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते हैं। एक जगह डच भाषा का प्रयोग किया जाता है और एक जगह फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। 40% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं और 59% लोग जो हैं वो क्या करते हैं? डच भाषा का प्रयोग करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा का उपयोग करते हैं। वहाँ पे जो आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें क्या है, उसके अंदर 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का प्रयोग भी करते हैं। फ्रेंच भाषा जो लोग वहाँ की कहते हैं अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। जो फ्रेंच भाषा लोग बोलते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक, मतलब कम संख्या वाले लोग। अल्पसंख्यक का मतलब क्या बच्चों? अल्पसंख्यक वाले यानी कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक का मतलब है। बहुसंख्यक लोगों में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध है। बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत सारी, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। संपन्न एवं शक्तिशाली रहे हैं। कालांतर पश्चात, कुछ समय पश्चात आर्थिक विकास और शिक्षा की सुविधाएं डच भाषा लोग उनकी वर्तमान सुदृढ़ स्थिति के कारण ईर्ष्या के भाव रखने लगे। ईर्ष्या मतलब द्वेष, उनसे जलने लगे। आगे कहते हैं बच्चों, इस स्थिति के अंतराल में 1950 से लेकर 1960 के दशक में फ्रेंच तथा डच भाषी समूह के मध्य तनाव की स्थिति बनने लगी। इन दोनों समुदाय के टकराव में सबसे विशेष परिणाम ब्रुसेल्स में दृष्टिगोचर हुआ, यानी जो राजधानी उसमें देखने को मिला। यहाँ अपने विशेष प्रकार की समस्या थी। डच भाषी लोग संख्या के अनुरूप तो बहुत थे, लेकिन समृद्ध और संपन्नता के क्षेत्र में वे असक्षम और अल्पमत में थे। यानी कहते हैं भले ही वो संख्या में ज़्यादा थे और बहुत सारी बातों के कहते हैं लोगों की संख्या की जो क्या थी वो बहुत थी, बहुल थी, मतलब कम थी। इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों में भी वो क्या थे, बेचारे कम थे। दूसरी ओर हम श्रीलंका एक ऐसा द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट में स्थित, यानी हमारा जो तमिलनाडु प्रदेश है उसके दक्षिण में है। उसके दक्षिण जो तट है यानी समुद्री तट है उसके कुछ ही दूर स्थित है। इस देश की जनसंख्या भारत की हरियाणा प्रांत जनसंख्या के समान है। दक्षिण एशियाई देशों के समान श्रीलंका के निवासी भी कई जाति और समूह में विभाजित हैं, जिसमें सर्व प्रमुख सिंगली तथा सामाजिक समूह है, जिनकी सहभागिता कुल जनसंख्या का 74% है, यानी 74% जो लोग हैं वो सिंगली हैं। द्वितीय स्थान पर तमिल जो लोग हैं वो 18% लोग की भागीदारी है। श्रीलंका निवासी तमिल भी 2 समूह में विभाजित होता है। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं जो 13% हैं। अन्य भारतीय तमिल जो उपनिवेशी शासनकाल के बागवानों के काम करने के लिए भारत आए व्यक्तियों की संतानें हैं। जो भारत आए हुए लोग हैं उनकी संतानें हैं। कुछ लोग जो भारत आ गए थे, आने के बाद उनके कुछ बच्चे थे वो वापस जाकर वहीं पर रहने लगे, यानी कुछ यहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए लोग आए थे, उन लोगों के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जाकर पुनः से रहने लगे। वर्तमान श्रीलंका का मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि तमिल मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अधिकांश सिंगली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है बच्चों, श्रीलंका के वह निवासी जो तमिल भाषा बोलते हैं अथवा जानते हैं, इन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्मों को श्रद्धा रखने वाले हैं।
श्रीलंका की जनसंख्या का 7% भाग दोनों भाषा अथवा सिंगली और तमिल भली भांति जानते हैं, समझते हैं। वे ईसाई मतावलंबी कहलाते हैं। देखिए, ईसाई लोगों के रूप में वो माने जाते हैं बच्चों। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं बेल्जियम की जो कहते हैं कि जो उनका क्षेत्रफल है वो कितना है। बेल्जियम का क्षेत्रफल है 30,275 वर्ग किलोमीटर। बेल्जियम की अनुमानित जो वहाँ की जो संख्या है वो कहते हैं 1 लाख यानी 1,14,88,946। ठीक है बच्चों, ये वहाँ की जनसंख्या मानी जाती है। अब देखते हैं कि वर्ग संग्रह का क्या कारण था। बेल्जियम और राजधानी फ्रेंच भाषी कितनी प्रतिशत लोग बोलते थे, इसके बारे में पीछे मैंने बताया। ठीक है बच्चों, कि वर्ग संग्रह क्यों हुआ श्रीलंका के अंदर, क्यों लोग वहाँ अलग अलग रहते थे। तो इसका क्वेश्चनों का आंसर जो पीछे अभी मैंने आपको समझाया आपकी बुक के माध्यम से, वो उसके अंदर उसमें है। बेल्जियम में राजधानी फ्रेंच में कितने 80% लोग क्या भाषा बोलते हैं और 20% लोग वहाँ पे डच भाषा बोलते हैं, या 80% लोग वहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, राजधानी के अंदर। अब कहते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब वाला दूसरा टॉपिक क्या होता है बच्चों, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। जो सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक जनाधार पर यानी बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। बहुसंख्यक होने के कारण वे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हो गए, अपनी सत्ता स्थापित कर ली बच्चों। प्रभुत्व कायम करने के लिए वे अपने समुदाय तथा वर्ग के हितों की दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया। जैसे ही वो जिस समूह के लोग ज्यादा थे उन्होंने अपना वहां पर जनाधिकार दिखाकर वहां पर सत्ता स्थापित कर ली। 1956 में निर्वाचित कानून के अंतर्गत तमिल भाषियों के हितों की अपेक्षा करते हुए सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो तमिल भाषा को हटाकर वहां पर सिंगली भाषा को क्या कर दिया गया बच्चों, वहां पर उसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों में, प्रशासनिक सेवाओं में तथा अन्य कार्य प्रत्येक क्षेत्र में सिंगली भाषा को ही प्राथमिकता दी जाने लगी। कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। फिर कहते हैं बच्चों, नवीन संविधान के अंतर्गत सरकार बौद्ध मत के राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बढ़ावा देने का कार्य भी किया। इस प्रकार निरंतर आते हुए इस प्रशासनिक आदेशों में श्रीलंका तमिल में असंतोष पनपने लगा। शासन को निर्ममता तथा तमिलों के प्रति असंवेदनता उनके हृदय में आक्रोश भर दी। उन्होंने आभास होने लगा कि बौद्ध मतावलंबी थे, जो सिंगली थे, उनके नेतृत्व में गठित सभी राजनीतिक दल तमिल लोगों के प्रति कभी भी न्याययुक्त निर्णय नहीं ले सकेंगे। यानी जो कम लोग थे बच्चों, उनको समझ में आ गया कि जितने भी लोग हमारे नेता हैं ये हमारे बारे में कभी इस तरीके से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए कोई न्याय नहीं दिला पाएंगे। कहते हैं बच्चों, सरकार के पक्षपातपूर्ण नीतियों उनके मुख्य धारा अलग अलग रही। यानी दोनों भाषाओं के लोगों के लिए उनकी जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। प्रशासनिक सेवा तथा अन्य लाभों के पदों पर भी वंचित रखा जा रहा था। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध में उत्तरोत्तर बिगड़ते चले गए। वहां पर क्या हुआ, उनके जो जब ज्यादा संख्या वाले लोगों को और कम संख्या वाले लोगों के चक्कर में वो दोनों के अंदर जो समुदाय है दोनों के बीच में क्या होना लगा, उनकी स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, श्रीलंका के निवासी तमिल लोगों ने अपने स्वयं के राजनीतिक दल बनाया। तो श्रीलंका के जो तमिल के लोग थे उन्होंने क्या करा, अपना राजनीतिक दल बनाना प्रारंभ किया। तमिल भाषा को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता प्राप्त करने की मांग जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा व रोजगार के समान अवसर प्रबल मांग की गई, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष को उनकी आवश्यकताओं की निरंतर अपेक्षा की जाने लगी। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों में क्या हुआ, प्रभुदुर्भाव हुआ। प्रभुदुर्भाव का मतलब होता है ये नए जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या हुआ, वो गठित हो गए। जनसंख्या का अनुमानित जो श्रीलंका है उसकी अनुमानित संख्या क्या है, कहते हैं 2,97,9,811, जो कि वहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार मानी जाती है। 65,610 वर्ग किलोमीटर उनका क्षेत्रफल माना जाता है श्रीलंका का। श्रीलंका में दो समुदाय के मध्य परस्पर विरोध का सिलसिला आरंभ हुआ। इस परस्पर मतभेद को विकट रूप है गृह युद्ध के रूप में परिणाम देखने को मिले। वहाँ पे गृह युद्ध भी हुआ बच्चों। अपने कहते हैं घर के अंदर जैसे युद्ध होता है ऐसे देश के अंदर वहाँ पर भी युद्ध देखने को मिला। परिवार अथवा देश त्याग कर शरणार्थी जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हुए। हजारों लोग रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। गत वर्ष अध्ययन के आधार पर आप जानते ही होंगे कि एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के रूप में श्रीलंका की उपलब्धियां निश्चित ही सराहनीय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वहां के गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन के अनेक विषमताएं उत्पन्न हो गई।
अर्थात वहां पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, जिसका समाधान अभी तक अपर्याप्त है। इस गृह युद्ध का समापन 2009 में हुआ। देखिए, जब तक ये चलता रहा बच्चों। आगे देखते हैं श्रीलंका में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। श्रीलंका में कितने समुदाय रहते हैं? ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल और वहाँ पर सिंगली। और श्रीलंका के कितने समुदाय हैं? 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है। बेल्जियम की साझेदारी। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हमारा? बेल्जियम की साझेदारी। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? श्रीलंका की बहुसंख्यकवाद। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के विपरीत मार्ग पर चयन कर समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। जैसे श्रीलंका में हो रहा था, ऐसे बेल्जियम के लोगों ने नहीं किया। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के क्षेत्रीय अंतराल एवं उनकी सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के मध्य उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इस प्रकार नियम तथा सुधारों का निर्माण किया। बेल्जियम निवासी किसी भी नागरिक को परायेपन का अनुभव न हो, सभी देशवासी अपनत्व के स्नेह भाव से रह सकें। अन्य देशवासियों के लिए उन्होंने यह व्यवस्था बिल्कुल कल्पनीय थी। बेल्जियम के मॉडल को कुछ बातें मुख्य देखने को मिलती हैं। उन्होंने जो बातें रखी हुई बातें हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। वो क्या क्या है देखेंगे। सबसे पहले क्या बात उन्होंने कही? देखिए, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच भाषीय मंत्रियों को संख्या समान होगी। दोनों भाषीय समूह के प्रतिनिधि बहुमत को अपने पक्ष में कर कुछ विशेष कानून का निर्माण करें, दोनों पक्षों के हितकारी हों। ये सारी पहली बात रखी गई। फिर कहते हैं बच्चों, उन्होंने क्या कहा? दोनों ही समूह के प्रतिनिधि कोई भी एक तरफा निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही बच्चों उन्होंने? बेल्जियम देश की केंद्रीय सरकार ने अपनी अनेक शक्तियां दोनों क्षेत्रों को चयनित कर या सरकारों को प्रदान कर दी। अर्थात वहां के संविधान संशोधन के पश्चात राज्य सरकारें स्वतंत्र कार्य करने में सक्षम हुई। उन्होंने किसी भी निर्णय के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं की। यानी दूसरा नियम क्या करा कि वहां पर जो केंद्र सरकार उसका नियम और कानून की बात कोई जरूरी नहीं है, केवल उन्हें अनुमति खुद को ही प्रदान हो गई। तीसरा पॉइंट क्या कहा बच्चों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें फ्रेंची भाषा डच भाषा दोनों ही समुदाय समान रूप से प्रतिनिधि करती हैं या करते हैं। फ्रेंच भाषा जो बहुसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आती है, किंतु उदारवादी और समानतावादी दृष्टिकोण से अपनाते हुए उन्होंने डच भाषी लोगों को भी सत्ता के में समानता का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार से इन्होंने वहां पर ये 3 बातें रखी। और आगे क्या कहा इन्होंने? इसमें और क्या कहते हैं चौथी बात में बच्चों? केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तृतीय स्तर की एक अन्य सरकार भी कार्यशील है, जिसने सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार क्या होती है? जो सभी को लेकर चलती है, सभी का साथ सबका विकास करती है। इस प्रकार की सरकार का चुनाव समान भाषी लोग करते हैं। बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, इस प्रकार की अपनी सरकार समुदाय सरकार चयन करते हैं। इस प्रकार का तीसरा चयनित सरकार का संस्कृति, शिक्षा और कला, संगीत, भाषा आदि में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। चौथी बात क्या कहते हैं बच्चों इसके अंदर? बेल्जियम का मॉडल वास्तव में एक जटिल व्यवस्था है। स्वयं बेल्जियम निवासी भी जटिलता को स्वीकार करते हैं, किंतु यह व्यवस्था वहां के नागरिकों की अत्यंत सफल व्यवस्था है। इसमें देश में संभावित गृह युद्ध आकांक्षाओं पर एक प्रकार का विराम लगा हुआ है, या फिर वहां कभी गृह युद्ध नहीं होने वाला है। फिर कहते हैं अन्यथा गृह युद्ध के आंतरिक क्लेश की स्थिति में परिणाम भाषा के आधार पर बेल्जियम विभाजित हो गया। इस सफल मॉडल के आदर्श मानते हुए अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का मुख्यालय चयनित किया गया। इस प्रकार से बच्चों ने 4 बात रखी और बेल्जियम का मॉडल तैयार हो गया। और अन्य देशों ने भी इस मॉडल को अपनाने का प्रयास किया। बेल्जियम तथा श्रीलंका की उक्त घटनाओं को हमने क्या प्रेरणा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता विभाजन के वर्ग संघर्ष का दोनों विभिन्न प्रकार के समाधान खोजने का प्रयास किया। बेल्जियम के नेतृत्व सत्ता का अनुभव हुआ। विभिन्न समुदाय में विभिन्न क्षेत्रीय लोगों की भावना का सम्मान करके देश की एकता का अखंडता को समृद्धि के दोनों पक्ष सत्ता की भागीदारी के लिए सहमत हुए। इसके विपरीत श्रीलंका में तानाशाही मार्ग चयन किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि वहां के बहुसंख्यक वर्ग अपने प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए अधिकारों को सत्ता के वंचित रखना निर्णय अडिग रखते हैं। जो देश की एकता अखंडता बाधित होती है, देश का विकास रुक जाता है और देश की समृद्धता वैभवहीन हो सकता है। इस प्रकार से दोनों देशों ने अपनी अपनी बातों को रखा और दोनों देशों की समस्या का सामना, दोनों देशों की जो भी समस्या थी वो हमने पढ़ी, किस प्रकार से उन्होंने अपनी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका जो अगला भाग है
इससे जो अगला भाग है जिसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसमें हम पढ़ेंगे अगले भाग में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।